आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपदा प्रबंधन। कितने प्रकार की आपदा होती हैं, सबसे पहले हम आपदा के बारे में जानेंगे। जो प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सभी के बारे में जानेंगे। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनकी क्या हानियाँ हैं और क्या कारण है, क्या प्रभाव है, किस प्रकार इनके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट है। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि अलग से एक सब्जेक्ट है अपने आप में। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए MA BA मतलब कोई भी लगभग हर एक सब्जेक्ट्स के यानी कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो शामिल है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसके अंदर हम पूरा डिटेल के साथ करेंगे जितने भी अपने आपदा के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपदा क्या है और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि जैसे कि ये आप देखिएगा आपदाएं, ये देखिए हम ये इन सभी को पढ़ेंगे। इन सभी के डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे कि आपदाओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदाएं, फिर उसके अंदर अपना क्लासिफिकेशन जो कर रखा है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा के अंदर आपके वायुमंडलीय बवंडर, बादल प्रस्फोट, ओलावृष्टि, हिमपात, सूखा, ये एक एक टॉपिक बनता है। और एक एक टॉपिक पर बहुत डीपली से भूकंप क्यों आते हैं, कारण, प्रभाव, किस प्रकार भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है, भूसंकलन क्या है, भू अवतरण क्या है, मृदा अपरदन क्या है, इन सभी को हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि जैविक महामारी क्या होते हैं, विनाशकारी कीटों का आक्रमण है, जैसे कि आपके वो बर्ड फ्लू है, डेंगू है, इबोला है, उन सभी के बारे में। टिड्डी जिस प्रकार आ गई थी तो टिड्डी किस प्रकार फसलों को बर्बाद करती थी, इन सभी के जितने डिजास्टर मैनेजमेंट है इनके पार्ट 1 पार्ट 2 करके करीबन 7-8 वीडियो लेक्चर्स मैं लेकर के आऊँगा और कंप्लीट मैं आपको कराऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिएगा, ज़्यादा देर नहीं करते, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि आपदा क्या होती हैं, किस प्रकार आती हैं। तो आपदा उन अकस्मात, अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी चरम घटनाओं व प्रकोपों कहा जाता है जो प्राकृतिक मानव जनित होती हैं तथा जिनके द्वारा मानव, जंतु, संपत्ति, पादप समुदाय की अपार क्षति होती है, उन्हें क्या कहते हैं, आपदा। यानी आपदा का मतलब क्या है कि जब प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से, जैसे कि ज्वालामुखी आ गया, भूकंप फट गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोग मरेंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आती रहती है प्राकृतिक आपदाएं और मानव कारण भी आती रहती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद में और बहुत सारी घटनाएं इंडस्ट्री के अंदर होती रहती है। दिन भर हम सुनते रहते हैं कि एक्सीडेंट में लोग मर गए, कोई कार एक्सीडेंट में 4-5 लोग मर गए, कोई खाई में किसी बस या कार गिर गई, कहीं आग लगने के कारण लोग मर गए, कोई ट्रेन से आ गया, ट्रेन के कारण भिड़ने के कारण लोग मर गए, कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो गया, ठीक है, कहीं मतलब कहीं जहरीली गैस फैल गई, कोई जहर खा के मर गया, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी आती रहती हैं खबरें, हम दिन भर देखते रहते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से जीव जंतु और इनकी जो हानि होती है उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा प्राय एक अनक्षेपित घटना है जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है और बहुत कम समय और बिना चेतावनी की घटित होती है। यानी कि आपदा के एकदम आ जाएगी। मान लीजिए आप जिस छत के नीचे बैठे हो वो छत एकदम गिर जाए, वो मकान एकदम ढह जाए, आपको पता थोड़ी लगेगा। सेकंडों में छत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यानी 50-60 मंजिला बिल्डिंग है, वो 2 या 3 सेकंड में धराशायी हो सकती है, ठीक है, भूकंप आने के कारण। ज्वालामुखी फट गया, एकदम शांत ज्वालामुखी है, एकदम फट गया, ठीक है। तो कई आपदा क्या है, आपदा एकदम आती है और वो क्या करती है, मतलब टाइम ही नहीं देती कि आप बच सकें, ठीक है। आप रोड पे चल रहे हो, किसी ने आपको एकदम जाते जाते कोई गाड़ी आपको ठोक दी, मतलब पता ही नहीं चलेगा, आपको टाइम कम लगेगा और एकदम घटना हो जाएगी, ठीक है, जिस कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, उससे क्रियाकलाप अवरुद्ध होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने क्या परिभाषा दी है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक और मानवकृत गतिविधियां जिनके मानव जाति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अचानक होती है और प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानवीय कारण होता है। ज़्यादा मानवीय कारण होता है। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा
मतलब उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर आज हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है? मनुष्य ही दे रहा है, मनुष्य की एक्टिविटी। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी आप, जैसे कि लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो क्या है कि पर्वतीय इलाकों में अगर आप सड़कें, रेलवे लाइन बिछाओगे पर्वतों को काट के, तो सीधी सी बात है कि लैंडस्लाइड होगी। कभी ना कभी आपने पर्वत को काट के सड़क बना दी, तो सीधी सी बात है कभी ना कभी तो कोई मतलब लैंडस्लाइड के कारण कोई कार जा रही है, उसके ऊपर मलबा गिर गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो मतलब प्राकृतिक आपदाओं को मनुष्य बढ़ावा दे रहा है, जल प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है, मृदा प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, और पर्यावरण की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर मतलब हो जाए तो इन्वायरमेंट उसके अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो वो प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है मनुष्य। ठीक है, आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं, कहा जाता है। इस शब्द की फ्रेंच भाषा शब्द डिजास्टर से हुई है, जो दो शब्द डैश और आस्टर से मिलकर बना है। डैश का अर्थ है अशुभ, आस्टर अस्टर का अर्थ है सितारा। इस प्रकार डिजास्टर शब्द का अर्थ है अशुभ सितारा। आगे हम देखते हैं कि आपदा शब्द ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तो आपदाएं घटित होती हैं। यानी कि ज्योतिष्य होते हैं ये ऐसे कहते हैं कि आपका ग्रह सही नहीं चल रहा, आपके आपके पक्ष में शनि बैठा हुआ है। मतलब ज्योतिषियों की ऐसी विचारधाराएं होती हैं, वो ग्रहों को लोगों के भाग्य से जोड़ देते हैं। वो ज्योतिष्य एक अलग विज्ञान है, ज्योग्राफी से या मतलब परे के विज्ञान है। ज्योतिष्य का मतलब अध्ययन, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब वो उनके बारे में वही जानते हैं कि कब ग्रहण लगेगा, किसकी जाति कौन सी है, उसकी जाति कौन से रंग की अंगूठी पहननी चाहिए, ये सारी ज्योतिष्य बताते हैं। तो ज्योतिष्य ही ये बताता है कि आपदा के बारे में, जब मतलब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तो आपदाएं घटित होती है। ऐसे लोगों कहते हैं कि तुम्हारे तो सर के ऊपर मतलब शनि मंडरा रहा है, तुम्हारे शनि का प्रकोप चल रहा है, ऐसे ज्योतिष्य घटना कहते हैं। तो ऐसे इनके बारे में आपदा के बारे में भी कहते हैं। आपदा को स्पष्ट करने के लिए चरम घटना, प्रकोप, आपदा के मध्य तकनीकी अंतर को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो आपदा एक अंदर 3 वर्ड आएंगे, देखिएगा, चरम घटना, प्रकोप और आपदा। इनके अंदर क्या डिफरेंस है जानिएगा। सबसे पहले देखिए एक्सट्रीम इवेंट, यानी कि चरम घटना। प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न करती है। यानी कि बहुत कम टाइम घटित होती है, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वही बात आ गई कि मनुष्य की नेचुरल प्रोसेस को तेज कर देगा। और चरम घटनाएं कहलाती है भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट। ये क्या है? चरम घटनाएं हैं सभी। आगे हम चरम घटनाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। चरम घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट है, प्रकोप है, वायुमंडलीय तूफान है, जैसे आंधी वगैरह आ गई, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कहीं भूस्खलन लैंडस्लाइड होगी, और सूखा, कहीं पर सूखा पड़ गया। तो ये चरम घटनाएं हैं। और मानव जनित चरम घटनाएं कौन सी है? नाभिकीय विस्फोट है। यहाँ कहीं जैसे नागासाकी, हिरोशिमा के नागासाकी जापान के अंदर क्या कर दिया गया, वहाँ परमाणु बम गिरा दिया गया। ठीक है, आज भी क्या है, परमाणु अगर बम गिरा दिया जाए तो मतलब कहते हैं कि ये मानते हैं कि 8-7 परमाणु बम से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। मतलब इतनी खतरनाक होता है परमाणु नाभ के विस्फोट। ठीक है, जहरीली गैसों का रिसाव, भोपाल गैस त्रासदी बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और एक और भी करंट में पीछे अब आई थी एक जगह और भी थोड़ा गैस का रिसाव हुआ था, पता नहीं वो पश्चिम बंगाल कौन की स्टेट में, काफ़ी पहले खबरें आई हुई थी। तो ऐसे जहरीली गैसों का रिसाव होता रहता है। भोपाल गैस त्रासदी मतलब क्यों ज़्यादा चर्चे में है? ऐसा नहीं है कि भोपाल गैस त्रासदी उसके बाद कोई ऐसी हुई नहीं, बहुत होती रहती है छोटी मोटी। कई बार क्या है कि जैसे कोई इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कहीं सब जैसे कहीं फर्टिलाइजर बनाने की इंडस्ट्री है, तो वहाँ से मतलब हो सकता है कि कहीं से गैस लीकेज हो जाए, तो वहाँ से क्या 2-4 मजदूर मर जाए, या काम करने वाले जो इंजीनियर वगैरह है, वैज्ञानिक है, वो मर जाते हैं। ये घटनाएं होती रहती हैं, जहरीली गैसों को रिसाव होता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना किसी चीज़ का लीकेज हो जाता है, तो लोग मरते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परिवहन दुर्घटना हर दिन, वो कहते हैं कि भारत के अंदर यानी कि 10 मिनट में 20 से यानी कि 100 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं हर 10 मिनट में। कोई ना कोई, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लंगड़ा लुल्ला हो गया, मतलब होती रहती हैं। ठीक, किसी की थोड़ी मोटी चोट लग गई तो किसी का तो मतलब पूरा ही बेचारेगा सत्यानाश हो जाता है। आज के टाइम में परिवहन के साधन बहुत बढ़ गए हैं, लोग मतलब
आराम से तो कोई गाड़ी चलाता नहीं, वो उससे आगे तो परिवहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और परिवहन के साथ जो रूल है उनको लोग फॉलो नहीं करते और अपने लीड लगा के खानों में और मतलब मस्ती से वाहन चलाते हैं और पूरी स्पीड में चलाते हैं, तो ये गलत है। तो परिवहन दुर्घटनाएं तो आम बात है, ये है। आप कहते हैं कि प्रकोप क्या हो जाते हैं, हैजार्ड्स क्या है? प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं, जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं। यानी कि प्रकोप कब आता है? जब वो यानी कि प्रकृति की एक लिमिटेशन है, अगर उसी पार कर जाए तो वो क्या कहलाएगी? प्रकोप कहलाएगी। प्रकोप की क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्ड्स देखिएगा। प्रकोप एक भौतिक घटना है, यानी कि भौतिक है घटना है, यह मानव जनित अथवा प्राकृतिक चरम घटना होती है। यानी कि चरम घटना के बाद प्रकोप आता है। और प्रकोप जब क्या होता है, प्रकोप कब रहता है कि प्रकोप अगर मनुष्य यानी कि जैसे कि कहीं बाढ़ भूकंप, कहीं सपोज कीजिए जब भूकंप आ गया, खाली स्थान पर आ गया जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, तो उसे हम प्रकोप कहेंगे। और आपदा, प्रकोप आपदा कब बन जाती है? जब वही रिहायशी इलाके में आ जाता है तो प्रकोप आपदा बन जाती है। ठीक है। प्रकोप सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने की अपार क्षमता होती है। प्रकोप आपदा के कारण ये उसे घटित होने की प्रक्रिया है। और प्रकोप आपदा हो भी सकती है और नहीं भी। यदि वे जनसंख्या विहीन क्षेत्र में आते हैं तो चरम घटना ही रहते हैं, परंतु यदि भी रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं, वही बात आ गई, तो मानव बसाव वाले क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यही बात है, यही मैंने है। आपदा आपसे पूछ लिया जाए डिजास्टर और हैजार्ड्स में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे कि हाँ, कहीं ज्वालामुखी फटा, कहीं भूकंप फटा, कहीं आंधी तूफान आया। ठीक है, तो वो अगर वहाँ कोई लोग रहते नहीं हैं, अगर वहाँ कोई रहता नहीं है, सपोज करो कि राजस्थान का इलाका है, कहीं खाली पड़ा है, वहाँ अगर भूकंप आता है तो वहाँ कोई रहता नहीं है, तो वो क्या है? प्रकोप है। आपदा कब है? अगर वही भूकंप किसी गांव या शहर में आ जाए तो बिल्डिंग गिर जाएंगी, बिल्डिंग गिरने से लोग दब के मर जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, पशु बंधे वो मर जाएंगे। ठीक है, एक जगह, तो वो क्या होगा? फिर वो प्रकोप क्या है? आपदा का रूप धारण करने लेता है। ये मैन है, इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रकोप आपदा में। अब आते हैं तो ये देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण दशक घोषित किया गया। यानी कि याद रखें 1990 के अंदर, यानी कि ये पूछा जाता है कि 1990 के अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा यानी कि अल्पीकरण क्या है कि कम डिजास्टर आई। ठीक है, बहुत कम डिजास्टर कब आई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में सबसे कम आई, यानी कि 10 साल, जैसे कि 1981 से लेकर के 1990 तक, ये 10 साल हो गए तो दशक हो गया ना। तो इस टाइम मतलब आपदाएं कम आ गई, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 के दशक को अल्पीकरण आपदा घोषित किया। ये याद रखना है 1 नंबर के लिए, कई बार पूछ लिया जाता है। आपदा क्या होती है? आपदाएं पर्यावरण प्रकोपों का परिणाम होती हैं। जब यह प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है तब यह आपदा का रूप ले लेता है, और जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यही बात आ गई कि आपदा की परिभाषा क्या होगी कि जब वो रिहायशी इलाकों में आता है, चरम घटनाएं अथवा प्रकोप जब वो रिहायशी इलाकों में आती हैं तो क्या है? लोग मर जाते हैं। जैसे चक्रवात आ जाएगा, तो चक्रवात आ जाएगा जो तटीय इलाके आपके उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, चेन्नई जैसे है, इधर मुंबई है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो ये कौन से है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित इलाके हैं। यहाँ अगर चक्रवात आएगा तो मुंबई है, चेन्नई है, जितने भी आपका कोच्चि है, तो ये जो इलाके हैं भारत के, जो बंदरगाह हैं, अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी। ठीक है, साथ में वर्षा भी होगी, और जिसके कारण क्या है, अगर कोई मान ली समुद्र में कोई मछुआरे गए हुए हैं तो वो क्या है, अब क्या है, अब जो मानसून का टाइम आ गया तो सभी मछुआरे क्या हैं, अब अपनी अपनी नाव है वो उन्होंने लंगर डाल दिया है समुद्र बंदरगाहों पर। वो क्या है, मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो टाइम है जो आपका जून जुलाई अगस्त तक का ये मानसून का टाइम है, तो उस टाइम क्या है, मछली जो पकड़ने के लिए समुद्र में मछुआरे नहीं जाते। उसके बाद में आपदा की विशेषताएं क्या होती हैं देखिएगा। देख, आपदा त्वरित शीघ्रता से घटित होती है, ये सीधी सी बात है, बहुत फास्ट आएगी और टाइम मतलब फास्ट आएगी और टाइम नहीं लगेगा इतना। मानव जनित और प्राकृतिक होती है, यानी कि आपदा के मानव के कारण भी आ सकती है और नेचर के कारण भी आ सकती है। आपदाओं की गहनता, परिणाम और का आकलन मानव समाज में होने वाली हानि के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यानी कि आपदा कितनी प्रभावशाली रही इसका किससे पता चलेगा? कितने लोग मर गए,
कितना आर्थिक नुकसान हो गया, कितनी बिल्डिंग्स पड़ गई, गिर गई, कितने रेलवे पुल टूट गए, कितने टावर गिर गए, कितने बिल्डिंग फूट के बिखर गई, कितने लोग मर गए, कितने जीव जंतु मर गए। ठीक है, इनकी कितनी मात्रा, कितने ज़्यादा मरे, उतनी ज़्यादा आपदा क्या खतरनाक लाई, उतनी ज़्यादा आपदा का प्रभाव ज़्यादा हुआ। पर्यावरणीय प्रकोपों द्वारा सदैव चरम घटनाएं उत्पन्न होती है, परंतु सभी चरम घटनाएं आपदा नहीं होती। ठीक है, सारी चरम घटनाएं आपदा नहीं होती। आपदाओं के द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सीधी सी बात है, यानी कि सोशल, यानी कि अगर आपदा कहीं मान लीजिएगा बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गई तो लोगों के लिए अब क्या होगा कि मतलब खाना पीना रहना ये मुश्किल हो जाएगा, भी वो कहीं जा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो उनके लिए खाना कहाँ से आएगा, हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ेगा। ठीक है, वो ऊपर छत पे रहेंगे। ठीक है, उनके जानवरों को मतलब बचाना मुश्किल हो जाए, उनको खुला छोड़ना पड़ेगा, भाई कहीं तैर के इधर उधर चले जाएंगे अपने। ठीक है, और जो इनकम है यानी कि इकोनॉमिकल तो होती है, अगर किसी की फसल है किसान की तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, और मानसिक, यानी कि अगर बाढ़ आ जाए तो तुम बंदे का दिमाग है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे कि सपोज करिए आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर मान लीजिएगा यहाँ बाढ़ आ जाए, 5-5, 7-7 फुट पानी भर जाए, तो आपका मतलब मेंटेलिटी आप ये हो जाएगी अब क्या होगा, अब तो हम मरेंगे। ठीक है, और बाढ़ आ गई मरेंगे, पानी आप तक नहीं, यानी कि बिजली नहीं आएगी, इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो जाएंगी। ठीक है, परिवहन तो बाधित होना ही होना है, मतलब आपके लिए खाना पीने की चीज़ें भी आने बंद हो जाएंगी, वो भी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ना तो कोई दुकान उत्पन्न होगी, ना कोई मेडिकल सुविधा होगी, तो ये सारी समस्याएं क्या है, सीधी सी बात आपको देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर आपदाएं को तभी समझा, एक आपदा के मतलब फील वही कर सकता है जो इन आपदाओं में कभी फंसा हुआ हो, जिसने कभी बाढ़ में फंसा हुआ हो। ठीक है, कहीं मतलब तूफान में फंसा हो, तो वो आपदा को महसूस कर सकता है, आपदा को वही मतलब आप एक्सप्लेन कर सकता है। तो भगवान करे कि आप कभी आपदाओं में ना फंसें, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन मतलब फील तभी होती हैं चीज़ें। सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती, क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के अंदर देख देती है। देख, सबसे पहले चरम घटना होती है, उसके बाद प्रकोप होती है, उसके आपदा होती है। सभी प्रकोप आपदा नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकोप अगर कोई कोई मरा नहीं, कोई हानि नहीं है, कोई जानवर मरा नहीं, कोई मनुष्य मरा नहीं, तो वो प्रकोप है। अगर वही किसी यानी कि चक्रवात आया, उसके कारण अगर मनुष्य मर गए, तो वो आपदा हो जाएगी, फिर वो प्रकोप नहीं रहेगा। अब मेनली हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपदा का वर्गीकरण यानी कि आपदाओं का क्लासिफिकेशन, डिजास्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। सबसे पहले देखिएगा वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक जैसे कि चक्रवात, भवंडर, बादल फटना, ओलावृष्टि होना, ओले पड़ना, बड़ा पूरे मतलब एक कंचा गोली से लेकर के फुटबॉल क्या, एक बॉल की आकृति, जो बॉल होती है उसकी आकृति तक की ओलावृष्टि होती है। हिमपात होना, सूखा, पाला, लू, शीतलहर, तड़ित झंझा यानी कि बिजली वगैरह। उसके बाद में स्थलीय, लिथोस्फीयर, जैसे कि जो धरातल से रिलेटेड है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, भूअवतलन, मृदा अपरदन। उसके बाद में बाढ़, जल से रिलेटेड कौन सी, हाइड्रोलॉजी से बाढ़ हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, हिमस्राव, सुनामी, ये है। जैविक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, महामारी, विनाशकारी कीटों का आक्रमण, जैसे कि टिड्डी दल पीछे आया था, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, इबोला, ये सारी क्या है, जैविक आपदाएं हैं। और ये कौन सी है, प्राकृतिक। अब आते हैं हम यहाँ, देखिए मानव, ये तो प्राकृतिक थी, अब मानव के कारण कौन से आते हैं, फिजिकल, केमिकल और जैविक, यानी कि बायोटिक, केमिकल, फिजिकल, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक के अंदर आ जाएगा आपका भूकंप, भूस्खलन, मृदा अपरदन। उसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक के अंदर विषैले रसायनों का विमोचन, नाभिकीय विस्फोट है। जैविक के अंदर आपका जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण है, महामारी है, और जंतु एवं पादप रोग। तो ये आपका मेन चार्ट है। जब अगर बिटा क्वेश्चन लिखने के आए आपदा के वर्गीकरण, तो ये चार्ट आप वहाँ बना के आएंगे, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला है कि नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया तथा जिस प्रकार से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इसे सफलतापूर्वक निपटता है,
के संदर्भ में निभाता है। देखिएगा कैसे हम इससे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई प्रचंड उष्णकटिबंधीय तूफान जैसे कि हरिकेन है, चक्रवात है तथा टाइफून है, जापान में इसे टाइफून कहते हैं, सागरीय भाग में उत्पन्न होकर सागर में ही समाप्त हो जाता है तो प्रकोप होता है। अगर सागर में आया, सागर में खत्म हो गया, ना तो कोई लोग मरे, किसी जन धन की हानि नहीं हुई। लेकिन जब किसी मानव आवास द्वीप अथवा आवासित सागर तटीय क्षेत्र पर पहुंचकर जन धन को अपार क्षति करता है तो आपदा बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, आपदा जब मरेगा, जब तक लोग मर नहीं जाते तब तक स्वाद नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई मरा नहीं तो कोई मतलब आपदा नहीं कहलाएगी। ये मेन बात है। मानव समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम में समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम, उसकी गहनता, परंपरता, उसके द्वारा होने वाली क्षति बढ़ती जा रही है। संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में इन आपदाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्षति के प्रति चिंता निरंतर बढ़ रही है तथा इनसे होने वाली जन धन की क्षति को कम करने के उपाय ढूंढने का निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो आपदाएं आ रही है उनकी रोक तो नहीं सकते। ज्वालामुखी आएगा आएगा, भूकंप आएगा आएगा, बाढ़ आएगी आएगी, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम इतनी तैयारी कर लें कि उनके प्रभावों को हम कम कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि अब गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना गर्मी का मौसम है। अब गर्मी को मतलब गर्मी होगी, आप गर्मी को नहीं रोक सकते। आप कूलर लगा करके, एसी लगा करके आप गर्मी से बच सकते हैं। इसी प्रकार सर्दी में आप सर्दी को नहीं रोक सकते। सर्दी के टाइम आएगी, लेकिन आप कंबल ओढ़ के, शाल ओढ़ के, कोट पहन के, बूट पहन के आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो वही आता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कि आप आपदा को रोक नहीं सकते, आप अपना बचाव कर सकते हैं और इतना बचाव कर ले कि कम से कम हानि हो आपको। ठीक है। जैसे कि आपको बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल पे आपको हेलमेट लगाने की इजाज़त आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट लगाइए। पुलिस आपका चालान काटती है कि आप हेलमेट नहीं लगाया। वही चाहती है कि देख, दुर्घटना को नहीं रोक सकते, एक्सीडेंट आपका हो जाएगा बाई चांस आपकी गलती से या अगले की गलती से, लेकिन अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो आपका बचाव हो जाएगा, आपकी जान नहीं जाएगी। क्योंकि सर के अगर चोट लगती है तो सर के अंदर क्या होता है कि कोशिका होती है, कोशिका का डिवीजन नहीं होता। अपनी और किसी पार्ट में अगर चोट लगती है तो कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारा शरीर दोबारा रिकवर हो जाता है। जैसे कि कहीं चोट या कट लग गया तो खरूंड आ जाएगा, ठीक है, वो घाव सूख जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन सर के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, ऊपरी चामड़ी के अंदर होता है। आप कहोगे ऐसा नहीं है कि अंदर, जब खोपड़ी के अंदर, यानी कि जो दिमाग है खोपड़ी के अंदर है, अगर वहाँ तक चोट चली गई तो वहाँ क्या है, कुछ का डिवीजन नहीं होता, मनुष्य की डेथ हो जाती है। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से जिस प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसी प्रकार इनकी नियंत्रण है। आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, सारा का माइंड से कंट्रोल है। और अगर वो कंट्रोल पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट ही अगर खत्म हो जाए, उसको कोई हानि हो जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि आपदा जो है रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हमें आपदा का प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपदा क्या होती है उसके बारे में जाना। अब आपदा के प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर फिर से थोड़ा सा देखिएगा कि आपदा की उत्पत्ति, यानी कि वो आपदा जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, ये हमने देख लिया। वैसे थोड़ा सा आप डीप देखेंगे कि इसके अंदर, ठीक है, कहता है आपदा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, वही मैं किसी पर कर दो सी प्राकृतिक आपदाएं, वही मानवजनित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इनकी जो मानव पर, यानी कि मानव पर आपदा की परिभाषा क्या है, हमने देखी कि जो मनुष्य की हानि पहुंचाए वो आपदा है। तो पर्यावरण घटनाओं के कारण मनुष्य को जो हानि पहुंचती है उन्हें आपदाएं कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं और जिन पर मानव समाज का नियंत्रण लगभग न के बराबर होता है। इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, पर्वतीय क्षेत्र, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि समस्या आती है। हमने ये पढ़ लिया था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी कामेंग जिले में 13 जुलाई 2018 को हुई लगातार भारी वर्षा से भूस्खलन हुआ, जिससे एक छोटी पहाड़ी के नीचे निवास करने वाले 30 लोगों की मृत्यु हो गई। घर में ढह जाने
घर में ढह जाने से हो गई। ठीक है, राज्य के अन्य जिलों में भी बादल फटने से घटनाएं होती रहती हैं प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। अब देखते हैं मानव जनित आपदाएं। आपदाएं जिनकी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाकलाप उत्तरदायी है उन्हें मानव जनित आपदाएं कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है, भूमंडलीय तापमान है, संबंधित समस्या वायु जल ध्वनि प्रदूषण है, नाभिकीय दुर्घटना है, बम विस्फोट है, रेल है, वायुयान है, सड़क दुर्घटनाएं हैं, शहरी आग और वन अग्नि आग, दावानल जिसे कहते हैं आदि मानवीय क्रियाकलापों के ही परिणाम है। यानी कि ये सब क्या मानव के कारण ही आती है। इसके लिए कुछ प्राकृतिक आपदाओं का मानवीय गतिविधियों से भी बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए वनों को काटने से बाढ़, सूखा, भूस्खलन आएगा, सीधी सी बात है, और अधिक अधिक विनाशकारी हो जाती हैं। जैसे कि आपने पेड़ काट दिए तो पेड़ क्या करते हैं, वाष्पो उत्सर्जन करते हैं, यानी कि वो आर्द्रता को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। और अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो मतलब ऊपर जाके नहीं संघनन होगा, संघनन होने से बादल बनेंगे, बादल बनने के कारण क्या वर्षा होगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सीधी सी बात है क्या, भूस्खलन, ये चीज़ें होंगी। भूस्खलन को कैसे रोकते हैं कि पेड़ों की जो जड़ें हैं मिट्टियों को वो रोके रखती है, वो उनका अपर्दन नहीं होने देती। आगे हम देख लेते हैं, ये तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यही हमने देख लिया। आगे देखते हैं कि उदाहरणतः हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल 31 मार्च 2018 को निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का एक हिस्सा मरीज पार्क क्रॉसिंग पर गिर गया और जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हो गए। इसे फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 2009 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सब समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा ही रहा और त्रुटिपूर्ण डिजाइन और निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री के प्रयोग ने इस त्रासदी में योगदान दिया। और स्पष्ट है कि अधिकारियों की ओर से पर्यवेक्षण की कमी और ठेकेदार द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा इस दुर्घटना के कारण बनी। और बहुत सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2014 में जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण आया आपदाओं में विश्व में 2.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए और वर्ष 2012-13 के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई। 2013 का आपको याद है, वहाँ हरिद्वार के मतलब गंगा के अंदर मतलब जो हुई थी वो आपदा आपको याद ही है। केदारनाथ वाली घटना, केदारनाथ में मौत का तांडव आपको याद ही है, 2013 की बात है वो किसी को आज सीन याद है कि किस प्रकार लोग जैसे देखते देखते बस की बस पूरी जिसके अंदर लोग पिलपिला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, और वो अचानक से किस प्रकार हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती है। वो नज़ारा कितना दर्दनाक था आप सोच सकते हो, आपने वो देखा होगा, आज भी आप कभी आपके सामने आती है। और हरियाणवी सॉन्ग भी आया था कि केदारनाथ में मौत का तांडव ठाया क्यों, जब बोला ही बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों। तो ये सॉन्ग जो हरियाणवी सॉन्ग आया था तो उसके अंदर किस प्रकार आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार आपदाएं जो हैं वो किसी बहन का भाई गुजर गया, किसी पत्नी का पति, किसी का बेटा, तो मतलब काफ़ी दर्दनाक घटना थी। लोगों की लाशें तक नहीं मिली, कहाँ चली गई पता नहीं चला, इतनी खतरनाक थी। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में आपदाएं। भारत अनेक आपदाओं के प्रति विविध स्तरों पर विविध परिणाम से प्रभावित होते हैं। भारत में भूग्रह में 58.6 से अधिक क्षेत्र में सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। तो भारत के अंदर कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, इसे 4 करोड़ हेक्टेयर कुल भूमि का 12% से अधिक भूमि बाढ़ नदी कटाव की प्रति संवेदनशील है। भारत की जो समुद्री तट रेखा कितनी है, 7516 लंबी समुद्र तट में से 5700 किलोमीटर लंबी तटीय भाग और चक्रवात और सुनामी की आशंका बनी रहती है। आगे कहते हैं कि कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग 68% से सूखे के प्रति असुरक्षित है। भारत के पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन हिमस्खलन के जोखिम से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारत रासायनिक, जैविक और विकिरणीय रेडिएशनल नाभिकीय आपदाएं, न्यूक्लियर आपदाओं, अन्य मानव जनित आपदाओं से भी असुरक्षित है। भारत में आपदाओं के भिन्न रूप है। वर्ष 2008-13 के मध्य 2.6 करोड़ लोग विस्थापित हुए और चीन के बाद सर्वाधिक है। चीन में इस दौरान 5.42 करोड़ लोग विस्थापित हुए। वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही 21.4 लाख विस्थापित हुए, जबकि संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 64,000 थी।
नॉर्वे शरणार्थी परिषद NCR आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा 16 मई 2018 को विस्तृत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष संघर्ष के आपदा के कारण 30.6 मिलियन लोग देश के अंदर यानी कि देश के अंदर विस्थापित हुए। ये बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं। आगे हम देखते हैं, ये रिपोर्ट दे रखी है, ये ज़्यादा आप थोड़ा सा वीडियो रोक के ये देख सकते हैं, इनको आप लिख लेना। आगे जो मैन है उसको हम पढ़ते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है। आप प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले देश देखिएगा कि देश कंट्री यानी कि कनाडा, टीमागामी वनाग्नि यानी कि टीमागामी वनाग्नि 2018 के अंदर आई थी। चीन के अंदर मारिया टाइफून, ताइवान के अंदर 2018 में आया था चक्रवात। डोमिनियन रिपब्लिक के अंदर क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात बाढ़ 2018। भारत के अंदर केरल राज्य के अंदर बाढ़ 2018 के अंदर आई थी। आपको याद भी है आज तक कि केरल के अंदर जो बाढ़ आई थी। और भारत में पंख प्रवाह बाढ़ 2018 में। जापान के अंदर लैंडस्लाइड हुई थी 2018 में। बांग्लादेश के अंदर भी बाढ़ आई थी 2018 में। जिम्बाब्वे के अंदर डाउनग्रेडेड चक्रवात 2017। चीन के अंदर बाढ़ आई थी 2017। पेरू के अंदर प्रशांत महासागर का जलीय क्षेत्र में घुसने से तबाही 2017। कांगो गणराज्य में हिमस्खलन हुआ था 2017 में। श्रीलंका के अंदर भारी वर्षा, तेज मानसूनी हवाओं के कारण भूस्खलन। मैक्सिको के अंदर भूकंप 2017। मैकाओ चीन, भारी वर्षा के कारण जल स्तर का बढ़ना 2017। बांग्लादेश, भारत, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन 2017। तो ये कुछ डाटा था। आगे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक समुदाय ने योकोहामा सम्मेलन में आगे बढ़ते हुए होग्यो समझौते पर सहमति व्यक्त की और साथ ही वर्ष 2017-15 में सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित 13 नए समझौते लक्ष्य अपनाए। पेरिस जलवायु समझौता, सतत विकास लक्ष्य एवं आपदा प्रबंधन सेंडाई फ्रेमवर्क। और भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन योजना 2006 में को अपनाकर इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 याद रखना और आपदा प्रबंधन योजना 2016। आगे हम देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कि हम आपदाएं धीरे धीरे, जो प्राकृतिक आपदा आपकी सूखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूखा क्या है, सूखा कितने प्रकार का होता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइएगा, सूखा क्या होता है। ड्राफ्ट वह स्थिति जब अधिक समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से भूतल में जल में कमी हो जाती है। यानी कि एक तो वर्षा ना हो। सूखा कब कहा जाता है, जब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उस कंडीशन को सूखा कहा जाता है। और ग्राउंड वाटर भी समाप्त हो जाए, मतलब पीने के लिए जल ना मिले, त्राही मच जाए पानी के लिए, तो उसे हम सूखा कहेंगे। कृषि के लिए छोड़ो, लोगों को पीने के लिए तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। जानवर है वो मर जाते हैं, यानी कि वर्षा नहीं होती। आप देखते हैं कि वर्षा हो जाती है तो तालाबों, नदियों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जो जंगलों के अंदर जानवर है वो उस पानी का मतलब पीने के लिए यूज करते हैं। तो अगर वर्षा नहीं होगी तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा, वो पानी के कारण क्या है, प्यास के कारण मर जाते हैं जानवर। ठीक है, तो ना ही कोई वनस्पति उगती, तो ये सूखा होता है। सूखा एक ऐसी आपदा है जिसे कोई त्वरित बचाव कार्य संभव नहीं है। सूखा को एक जटिल परिघटना है, मौसम विज्ञान संबंधी अनेक तत्वों में शामिल है, जैसे अल्प वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण, कृषि पद्धतियाँ, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी। आज क्या है कि हरियाणा सरकार है, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर ये सरकार जोर दे रही है कि लोग ज़्यादा धान की खेती न करें, क्योंकि धान की खेती करने में क्या है, पानी का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, और जिसके कारण जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। आज क्या है, 800 900 फीट पर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, 600 फीट पर। और नीचे जितना जाते हैं, एक तो पानी की क्वालिटी कम होती जाती है, और दूसरा क्या है, नीचे पानी गर्म निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि धरती नीचे से गर्म है, ठीक है, ठंडी नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो नीचे का जो पानी है वो भी गर्म निकलता है। कई बार कोई ट्यूबवेल वगैरह लगाता है नया समर्सिबल ट्यूबवेल, तो उसके अंदर क्या है, पानी गर्म निकलता है, कहते हैं कि पानी गर्म है भाई, पीने वाला नहीं है। और रेत भी निकलती है, तो वो रेत निकलती रहती है, ठीक है। तो मतलब नीचे का पानी, और अब ग्राउंड वाटर इतना नीचे जा चुका है कि लोगों के धान की खेती छोड़ो, आने वाले टाइम में ये अनुमान है कि इसी प्रकार अगर चलता रहा तो 2060-70 तक क्या है कि ग्राउंड लेवल बहुत मतलब लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, सूखे की कंडीशन है, तो उसे
बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत पृथ्वी पर जल है, इसी कारण इस पर जीवन है। अन्य ग्रहों पर जल नहीं है। हाँ, कहीं चांद पर थोड़ा मोटा पानी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना पृथ्वी पर है। सूखे का एक ऐसी परिस्थिति है जब जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय के लिए जल की नमी कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होने लगती हैं एवं शाकाहारी पशुओं के भोजन के संकट का सामना करना पड़ता है, वे मरने लगते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा कम हो जाती है, जितनी नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं रहती। क्योंकि देखिए, आप पेड़ पौधे आप कहीं देखेंगे, छोटे पेड़ पौधे हैं उन्हें कंटिन्यू पानी देना पड़ता है, लेकिन बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक क्या है, जो मिट्टी की नमी से पानी को खींचते रहते हैं, पानी ले लेते हैं। ठीक है, अगर वही पानी, अगर वो नमी खत्म हो जाएगी तो पेड़ पौधे कहाँ से पानी लेंगे? बड़े पेड़ पौधे भी क्या है, खत्म हो जाएंगे, वो भी सूख जाएंगे। ठीक है, और शाकाहारी पशुओं से घटने पर मांसाहारी पशु, क्योंकि आपको देख फूड चेन, आपने फूड चेन इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, जैसे क्या घास को कौन खाता है, जैसे कीट पतंगे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? बगुले ने। बगुले को किसने खाया? बाज ने। तो एक फूड चेन बनती है। अगर यहाँ क्या होगा, अगर घास समाप्त होगी, सपोज करो घास समाप्त होगी, तो क्या मेंढक कीट को खाने के लिए कुछ मिलेगा? तो कीट मर जाएगा। अब कीट मर जाएगा, कीट खाने के लिए नहीं रहे तो मेंढक मर जाएगा। अब मेंढक खत्म हो गए तो बगुला किसको खाएगा? बगुला भूख के कारण मर जाएगा, और बगुला मर गया तो बाज भी भूखा मर जाएगा। तो जानवर यानी कि पूरा फूड चेन, पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वर्षा के अभाव में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे भूखमरी, कुपोषण के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस कंडीशन में अब सूखे मौसम विभाग के ने क्या कहा, ये अंडरलाइन याद रखना कि यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जिसे बोलते हैं, के अनुसार सूखा उस दशा को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्ष से 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। देखिएगा, 2016 में मौसम विज्ञान द्वारा सूखा प्रबंधन नियमावली में सूखे दो प्रकार में विभाजित किया है। प्रचंड सूखा, तो सूखे के टाइप है, ड्राफ्ट के टाइप है। सबसे प्रचंड सूखा, इसके अंतर्गत भारत के कुल क्षेत्र में का 42% क्षेत्र शामिल है। सामान्यतः 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसके अंतर्गत मैदान, पठार, वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, तेलंगाना प्रदेश, महाराष्ट्र के मारवाड़ा व विदर्भ प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं औसत वार्षिक वर्षा का एक चार्ट दिखा रखा है कि ये अलग अलग देखिएगा किस प्रकार से दिखा रखा है। यहाँ देखेंगे आप, ये देखिएगा जो ये है बिंदु बिंदु से आपको दिखा रखे हैं, तो ये कहाँ कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है। यानी कि यहाँ क्या वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर के करीबन होती है। उसके बाद में ये है अगला पोर्शन, यहाँ और जैसे जैसे इस साइड में आते हैं जाते हैं तो क्या है आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये देखिए आप, क्योंकि यहाँ पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, सबसे पहले यहाँ केरल है, तो केरल में मानसून वर्षा सबसे ज़्यादा आती है। यानी कि सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर मानसून आ जाता है। तो यहाँ पश्चिमी घाट होने के कारण जो पवनी है वो ऊपर की ओर उठती हैं और क्या है वहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। दूसरा आपका इधर मिलेगा, ये आपका मेघालय के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ से इधर और जाएंगे तो यानी कि जो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और इस राजस्थान की तरफ जाएंगे तो सूखा बढ़ता जाएगा। ये एक मेन फीचर्स है, आप देख सकते हैं। बाकी का इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे कंटिन्यू है 8-10 लेक्चर में सारा करा देंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कमेंट में बताइएगा कि मेरे को आगे की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।